अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे घर के सामने एक साहब आकर रहने लगे। साहब क्या थे, तालिबे इल्म थे, लेकिन टिप टॉप से साहब बने रहते थे। मैं भी तालिबा थी, कॉलेज आते जाते उससे सामना हो जाता था। वो भी जैसे ताक में होता, जो ही उसके घर के सामने से गुजरती वो अपने दरवाजे से निकल रहा होता। उसका अंदाज मुझे अच्छा लगा। छुट्टी के दिन हमारा सामना ना हो पाता तो अपने कमरे की खिड़की के पट नीम वा करके उसके मकान की तरफ चोरी छुपे देखती, शायद कि वो भी खिड़की में मौजूद हो। कुछ दिन गुजरे कि उस नौजवान की मठभेड़ मेरे वालिद साहब से हो गई। अलैक सलैक के बाद उन्होंने दरियाफ्त किया, नए पड़ोसी हो, मेरी बैठक में आ जाओ, चाय पीते हैं। उन्होंने नाम पूछा तो नौजवान ने बुलंद बख्त बताया। नाम तो खूब है, वालिद का क्या नाम है, कहाँ से आए हो? वालिद का नाम मीर आलम है और कसूर से आया हूँ। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हुआ है और ये मकान जिसमें रहाइश है वाले साहब के दोस्त अबैदुल्ला साहब ने किराए पर दिलवाया है। वाह भाई वाह, क्या खूब। कसूर के मियाँ मीर आलम साहब तो मेरे क्लास फेलो थे। वकील है ना तुम्हारे अब्बा जान? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। बैठक में और भी बातें हुई। बुलंद बख्त के वालिद से सचमुच का देरीना ताल्लुक निकल आया था। तो वालिद साहब ने कहा, बुलंद मियाँ, अब अकेले घर में रहने और खुद चूल्हा फूंकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर से मुत्तसिल एक छोटा सा अनेक्सी टाइप पोर्शन है, अपना सामान उठा लो और उसमें आ जाओ, किराया भरने की भी ज़रूरत नहीं है। वालिद साहब कमाल शफकत से मिले तो बुलंद बख्त को भी इनकार करने की जुर्रत ना हुई। अगले दिन वो किराए का घर वापस करके हमारे बंगले के अनेक्सी में आ बसा। अब खाना हमारा मुलाजिम सुबह शाम बुलंद अनेक्सी में पहुंचाने लगा। वालिद ने उसे अपना बेटा बना लिया क्योंकि उनका कोई बेटा ना था। वो भी अब्बा जान के अखलाक से बहुत मुतासिर था। उसने लाख मना किया कि खाना भिजवाने की तकलीफ़ ना किया करें, लेकिन वालिद ना माने। कहने लगे, खुद क्या पका पाओगे और बाज़ार के खाने सेहत ख़राब करते हैं। खानसामा बनाता है और मुलाजिम पहुंचाता है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। अब वो भी अम्मी जान को सलाम करने कभी कभी हमारे ड्राइंग रूम में आ जाता था। अब वो घर मौजूद होते तो उनकी खासी गपशप रहती, वरना अम्मी दो चार बातें कर लेती, लेकिन मैं उसके सामने ना जाती थी। एक रोज़ अब्बा जान ने उसे कहा, बेटा, ज़ेबा को एफएससी के पेपर्स देने हैं और साइंस के एक दो मज़ामीन उसे मुश्किल लगते हैं। अगर तुम एक माह शाम को उसकी तैयारी करा दो तो बड़ा एहसान होगा। अंकल, एहसान की क्या बात है? मेरी खुशनसीबी है कि आपके हुक्म की तकमील करूं। मैं ज़रूर ज़ेबा बीबी को पढ़ा दिया करूंगा। मेरे दिल में तो शुरू से उसके लिए पसंदीदगी के जज्बात थे। पढ़ाई के साथ साथ दिल ही दिल में वो सबक भी पढ़ने लगी जो तलबगार मोहब्बत अपने महबूब के हजूर पढ़ा करते हैं। बड़े तरीके और सलीके मगर सब्र के साथ बिलाखिर मैंने उसे अपनी सोचों का शरीके सफ़र कर लिया। वो मेरी जानिब मतवज्जे हुआ और मैंने समझ लिया कि इसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत की जोत जागने लगी है। इम्तिहान ख़त्म हो गया, उससे मुलाकात का जवाज़ भी ख़त्म हो गया, मगर दिल की लगी और बेचैन रखने लगी। वक्त गुजरने लगा। अब वालदैन मेरी शादी की फ़िक्र में लग गए। अब्बू की नज़र में बुलंद बख्त एक शरीफ नौजवान था। अगर वो इशारतन भी कहता तो वो फ़ौरन मेरे उसके साथ शादी कर देते, मगर बुलंद बख्त ने ऐसा कोई इशारा ना दिया। बिलाखिर मैंने उससे कहा, बुलंद, तुम जल्द अपने वालदैन को लाओ और मेरा रिश्ता मांगो, वरना अब्बू मेरी शादी किसी और से कर देंगे। मैं फ़िलहाल शादी करने से मजबूर हूँ, जब तक कोई बहुत उम्दा नौकरी नहीं मिल जाती। अभी मुझे कम अज़ कम 5 साल देर है। अगर तुम 5 साल इंतज़ार कर सकती हो, फिर मैं किसी न किसी दिन रिश्ता मांगने तुम्हारे वालदैन के पास ज़रूर आऊँगा। उसके जवाब से मुझे बहुत मायूसी हुई। लगा वो मुझे हासिल करने में संजीदा नहीं है। वक्त पास करने को मिलता था, लेकिन मैं तो बहुत संजीदा थी। मैं इस मामले में दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ थी। आहें भरने और वक्त ज़ाय करने की बजाय मैंने उसे कता ताल्लुक़ कर लिया। इसमें मेरी भलाई थी कि वालदैन की खुशनुदी को उनकी इताअत करूं। उन्हीं दिनों उसका तबादला हो गया और वो हमारा शहर छोड़कर चला गया। उसके बाद वो कभी नहीं आया। उसने मेरे हालात जानने की भी ज़हमत ना की कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ।
मेरी शादी हो गई है या नहीं हुई, मुझे उसकी याद शिद्दत से आती थी, लेकिन सब्र कर लिया कि जो चीज़ हासिल ना हो उसके लिए आरजू में हलकान होना क्या। वो भी शायद अपनी ज़िंदगी की नई दिलचस्पियों में गुम हो गया था कि फिर कभी पलटकर खबर ना ली। ताहम मेरे दिल में उसकी याद रह रह कर टीस उठाती थी। मेरी शादी वालिदैन की मर्जी से हो गई। वक्त गुजरता रहा, मैं 2 बेटियों की माँ बन गई। शौहर अच्छे इंसान थे, मतवसत आमदनी थी, ताहम मेरा हर लम्हा ख्याल रखते थे। एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही थी। बुलंद बख्त की याद आती थी, लेकिन मैंने अपनी नाकाम मोहब्बत को ज़िंदगी का रोग ना बनाया। शौहर और बच्चों की खिदमत और परवरिश के साथ घर गृहस्थी की मसरूफियात में वक्त गुजरने लगा। शादी के 10 बरस बाद अम्मी अब्बू का यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया। अब मेरा सब कुछ मेरे शौहर ही थे। बेटियों की खुशियों और उनके मुस्तकबिल का तमाम तर इन्हसार उन्हीं पर था। खुदा की मर्जी कि एक रोज़ वो दफ्तर जाते हुए मोटर बाइक हादसे का शिकार होकर मौके पर जाँ बाहक हो गए। ये सदमा बहुत बड़ा था कि मैं बेआसरा और बच्चियां यतीम हो गई थीं। हमारी कफालत करने वाला भी कोई न रहा था। अब पता चला कि शौहर एक औरत के लिए कितनी बड़ी पनाह और नेमत होता है। दर दर की ठोकरें तो ना खानी पड़ी कि वालिद साहब मकान मेरे नाम कर गए थे। ताहम वालिद के मकान में क़याम ना किया कि उसे ठीक ठाक कराना था ताकि किराए पर उठा सकूं, जिसके लिए रकम की ज़रूरत थी। सरे दस्त मेरे पास तो गुजारे के लिए भी रकम मौजूद ना थी। बीएससी किया था, नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। एक अखबार में ज़रूरत मुलाजमत का इश्तिहार देखा। लिखे हुए पते पर पहुंची। क्लर्क ने बताया कि दरख्वास्त दे जाएं, परसों इंटरव्यू है, सुबह ठीक 10 बजे आना होगा। मुकर्ररा दिन दोबारा गई। जब इंटरव्यू के लिए साहब ने बुलाया तो ये देखकर हैरान रह गई कि उनके बराबर वाली कुर्सी पर एक और साहब भी विराजमान थे। लगता था जैसे ख्वाब देख रही हूँ। बुलंद बख्त को 17 बरस बाद देख रही थी। वो बिल्कुल ही वैसा था जैसा कि 17 बरस कबल था। वक्त की गर्दिश ने उस पर कोई असर ना किया था। यकीन न आ रहा था कि वो मेरे सामने बैठा है। उसने हैरान निगाहों से देखा। शायद उसे भी अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था, क्योंकि वक्त ने मेरे रंगो रूप काफ़ी बदल दिया था। लेकिन अब पुरवकार हो गई थी और पहनने ओढ़ने का सलीका भी आ गया था। साहब ने सवालात किए और मैंने जवाब दिए। वो मुझसे मुतासिर नज़र आए थे। उन्होंने कुछ निजी ज़िंदगी के बारे में भी सवाल किए। मैंने बताया कि 1 साल कबल बेवा हुई हूँ, शौहर का हादसे में इंतकाल हो गया है और अपनी 2 बच्चियों की परवरिश की खातिर मुलाजमत करना चाहती हूँ। इससे पहले कभी मुलाजमत नहीं की है। फिर तो मुश्किल है, बॉस ने कहा। हमको ऑफिस वर्क के लिए कुछ तजर्बाकार लोग दरकार हैं। आपसे पहले जिन खवातीन ने इंटरव्यू दिए हैं उनको मुलाजमत का खासा तजर्बा है। मैं कुछ मायूस सी इंटरव्यू लाउंज से बाहर निकली थी। उम्मीद न थी कि मुझे बुला लेंगे। शायद कि कुदरत बुलंद बख्त की एक झलक दिखाने को मुझे वहाँ ले गई थी। अगले रोज़ फ़ोन आ गया कि साहब ने बुलाया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, फ़ौरन आकर अपॉइंटमेंट लेटर ले लें। समझ गई कि बुलंद बख्त ने सिफारिश की है, क्योंकि वो वहाँ मौजूद था। बाद में पता चला कि उस कंपनी में वो अच्छे ओहदे पर फाइज है, तभी उसे इंटरव्यू बोर्ड में शामिल किया गया था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। बुलंद बख्त ने ही मेरी सिफारिश की थी और बॉस ने मुलाजमत पर रख लिया था। मैं उसकी सिफारिश पर नौकरी करना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि मुझसे नातजर्बाकार को नौकरी मिलनी मुश्किल थी। ये तो एक इत्तफाक ही हो गया था, वरना मुलाजमत के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं जानती थी। अगले रोज़ बुलंद बख्त का फ़ोन आ गया। ज़ेबा, मैं बोल रहा हूँ, सद शुक्र तुम मिल गई। जब मिलना था मिले नहीं, अब क्यों शुक्र कर रहे हो? मैंने बेरुखी से जवाब दिया। अमेरिका से आने के बाद एक बार तुम्हारे शहर गया था। मोहल्ले के एक साहब से तुम लोगों का पूछा। उन्होंने बताया तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया है, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम कराची जा चुकी हो। इस इत्तला से तो किस्सा ही ख़त्म हो गया। और खोज लगा कर क्या करता? क्या तुमने शादी कर ली? हाँ की थी, लेकिन गैर मुल्की लड़की थी, निभा ना हो सका। जल्द ही उसने तलाक ले ली, तो फिर शादी ना की, वापस पाकिस्तान आ गया। सोचा अब तो तुम जैसी लड़की मिलेगी तभी शादी करूँगा। काफ़ी अरसा बीत गया। मेरी ज़िंदगी में कई लड़कियाँ आईं, लेकिन तुम जैसी ना मिली। मुझको हमेशा तुम हर एक से मुमताज़ और अलग थलग लगी।
अब तुम अचानक मिल गई हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। सोचा कि तुमसे माफ़ी मांगूंगा और शादी की दरख्वास्त पेश करूंगा। तहैया कर लिया है कि अब अगर शादी की तो तुमसे ही होगी। ये मुमकिन नहीं। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ जो अब जवानी के दौर में कदम रख चुकी हैं। मेरा ख्याल दिल से निकाल दो और दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। ये कहकर मैंने रिसीवर रख दिया। उसे मेरी सर्द मोहरी से जैसे धचका लगा हो। दोबारा फ़ोन मिलाया, घंटी बजती रही और मैंने फ़ोन ना उठाया। मैं इस बीते वक्त को फिर से आवाज़ देना ना चाहती थी। अपनी बच्चियों का हर शय से ज़्यादा ख्याल था। उन्हें अपने माजी के बारे में बिल्कुल भी आशना ना करना चाहती थी कि उनकी नज़रों में मेरा इमेज ख़राब हो जाता। वो मुझे एक अच्छी माँ समझती थी और मैं अच्छी माँ ही रहना चाहती थी। बुलंदबख्त मुसलसल फ़ोन करता, मैंने ना उठाया तो एक दिन वो खुद उस कमरे में आ गया जहाँ मैं दफ्तर में बैठकर काम करती थी। उसने माफ़ी तलब की और कहा कि मेरी दरख्वास्त पर गौर करो, मैं तुम्हें शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने उसकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया और सीधे मुँह बात ना की। मैंने कहा, बुलंद साहब, शादी की एक उम्र होती है। अब मैं 2 बच्चियों की माँ हूँ और मुझे इनका मुस्तकबिल बनाना है, जो हर शय से ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। ये मुलाजमत में इंतहाई मजबूरी की वजह से कर रही हूँ। मुझे तंग मत करना और ना मेरा पीछा करना, वरना मुलाजमत छोड़ देने पर मजबूर हो जाऊंगी। उस पर मेरी बातों से ओस पड़ गई और वो बुझ कर रह गया। पहले तो मैं उसके इनकार पर रो रो कर पागल हुई थी और अब उसी को रद्द कर रही थी। ये तो वो सोच भी ना सकता था। जब मैंने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया तो बुलंद बख्त मेरे पास आया और कहा, आखिरी बार मुखातिब हूँ, फिर कभी तुमको नज़र नहीं आऊँगा। उसने खुद को लानत मलामत की कि मेरी वजह से तुम मुलाजमत छोड़ रही हो। अगर मैं तुमसे इसरार ना करता तो तुम ये कदम ना उठाती। तुमने अपनी ज़िंदगी को मसाइल की भट्टी में झोंक दिया। अब भी कहता हूँ, नौकरी मत छोड़ो। मैं ये शहर छोड़ जाऊँगा, तुमको दोबारा कभी नज़र ना आऊँगा। मेरा यकीन करो। मैंने मगर उसका यकीन ना किया। उसका दुख जैसे बढ़ गया हो, मेरा भी दुख बढ़ गया। मैं क्या उसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती। उसने खुद को मुजरम बना लिया था। उसके बाद कितने मसाइल का सामना करना पड़ा बता नहीं सकती। अपनी बच्चियों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए मैं इस तरह हालात की भट्टी में पिघलती रही जैसे सोने की ईंट भट्टी में पिघलती है। आज मेरी बेटियां बाइज्जत ज़िंदगी बसर कर रही हैं। एक डॉक्टर, दूसरी इंजीनियर बन चुकी है। उनकी शादियां अच्छे घरानों में हो गई हैं। वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही हैं और अक्सर मेरे हाथ चूम कर कहती हैं कि माँ हो तो आप जैसी। अम्मा आप कितनी मुक़द्दस हैं। और मैं नम आँखों से जवाब देती हूँ, खुदा तुमको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए ही तो ज़िंदा हूँ। मैंने पता नहीं फ़ैसला सही किया या नहीं दूसरी शादी ना करके। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।